Okay, so let's start chapter 7, redemption of preference shares. हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को समझ ले पहले, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को समझने से पहले। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर के कैरेक्टर्स को, थोड़ा क्या होता है प्रेफरेंस शेयर, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम। जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर के थ्रू प्रेफरेंस शेयर इशू कर कर शेयर कैपिटल रेज करती है, जब पैसे रेज करती है कंपनी, तो उसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी इशू करती है तो उस प्रेफरेंस शेयर में कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है एक फिक्स्ड रेट से। ये डिविडेंड अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ता है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसका नाम प्रेफरेंस शेयर इसलिए है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड होता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देना पड़ता है। अगर कभी इक्विटी को डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उसके पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट प्रेफरेंस शेयर मींस, प्रेफरेंस मींस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होता है जब कंपनी कैपिटल रेज करती है बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, और उस प्रेफरेंस शेयर पे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है जो कि कंपनी पहले देगी इक्विटी को डिविडेंड देने से। प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स नहीं होते, वोटिंग राइट नहीं होते, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंट्रोल नहीं कर सकते कंपनी के अफेयर्स को। तो आप कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर इज नो वोटिंग राइट अटैच टू प्रेफरेंस शेयर, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। जब कंपनी लिक्विडेट होगी, यानी कि जब कंपनी खत्म हो जाएगी, जब कंपनी अपने आप को डिसॉल्व कर देगी और उसका सारे लोगों का पेमेंट करने के लिए जाएगी, तो कंपनी को इक्विटी के पहले प्रेफरेंस के ड्यूज को चुकाना होगा। यहां भी प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के जगह। तो in liquidation company will pay off preference shareholder first and then equity. So this is all the characters of preference share capital. अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कुछ आधार पर प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के हो सकते हैं। अगर डिविडेंड को देखते हुए बात करें, डिविडेंड के बेसिस पे बात करें, तो प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव हो सकती है या फिर नॉन क्यूमुलेटिव हो सकती है। क्यूमुलेटिव क्या होता है? अगर कभी प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव होगी तो जो उसका डिविडेंड होगा वो क्यूमुलेट होता जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो ये प्रेफरेंस शेयर के साथ में एक खासियत है कि उसका रेट तो फिक्स होता है, बट कंपनी तभी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड जब उसके पास प्रॉफिट हो। तो अगर प्रॉफिट कंपनी के पास नहीं है तो वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। बट इन दिस केस बिकॉज डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव, क्या होगा कि ये डिविडेंड जो इशू नहीं किया है, नॉट इश्यूड जो रहेगा, वो क्यूमुलेट होगा। यानी कि जब कभी भी कंपनी के पास में पैसा आएगा तब कंपनी को इस क्यूमुलेटेड डिविडेंड को भी पे करना होगा। एक तरह से समझ सकते हैं कि आपका डिविडेंड अगर कंपनी इशू नहीं भी कर सकती है तो कहीं नहीं गया, बाद में आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वही प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है तो अगर किसी साल कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा और आगे चल के इसको भूल जाइए, फॉरगेट इट। मिला तो ठीक, नहीं तो भूल जाओ। यहां अगर नहीं भी मिला तभी भी आपका जमा रहता है, बुक्स के बाहर ही रहता है, लाइबिलिटी तो नहीं रहती कंपनी की, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तब कंपनी की लाइबिलिटी वो बन जाएगी, पुरानी वाली भी। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर का टाइप अगर डिस्कस करें रिडेम्पशन के बेसिस पे, तो एक हो सकता है रिडीमेबल और एक हो सकता है नॉन रिडीमेबल। तो रिडीमेबल क्या होता है प्रेफरेंस शेयर? जब कंपनी को प्रेफरेंस शेयर लास्ट में पे ऑफ करना पड़ेगा एक पीरियड के बाद में, क्योंकि ये तो एक तरह की लाइबिलिटी है कंपनी के पास में। अगर आपने पैसा रेज किया है प्रेफरेंस शेयर इशू करके तो कभी ना कभी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर प्रेफरेंस शेयर के साथ में रिडेम्पशन का क्लॉज अटैच्ड है कि इतने दिनों के बाद हमें इसका पेमेंट करना है, तो उसका पेमेंट अगर करना होगा तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाएगा।
जिसके साथ ये एडेड है कि इतने पीरियड के बाद पेमेंट कर रहा है। अगर वो क्लॉज नहीं है कि इसका पेमेंट नहीं करना है, हमेशा के लिए रहेगा, कभी भी रिडीम नहीं होगा, कभी पे ऑफ नहीं करना है उसको, जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए, ऑफ कोर्स लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि कभी इसका पे ऑफ नहीं करना है हमको, ये कैपिटल हमेशा चलता रहेगा, तो उसे नॉन रिडीमेबल कहेंगे। आगे चलते हैं कि अब कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं प्रेफरेंस शेयर को लेकर। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस सेक्शन 55 कवर करता है प्रेफरेंस शेयर को, जिसमें इश्यू और रिडेम्पशन के बारे में बात करता है कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ कोर्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 55 के बारे में बात करता है। क्या बात करता है कि इश्यू और रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर का कैसे होगा। हम इसकी कुछ एक खास पॉइंट्स को देख लेते हैं। पूरे डिटेल में तो हमको सेक्शन 55 नहीं पढ़ना है, जितना हमें अकाउंटिंग के लिए जरूरत पड़ेगा। पहला चीज तो ये है कि प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए कंपनी को, तभी वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, नॉन रिडीमेबल हो ही नहीं सकता, ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज अलाउड, और वो भी मैक्सिमम पीरियड कितने के लिए, 20 ईयर्स के लिए। मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए एक कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है, मतलब 20 साल बाद तो आपको पेमेंट करना ही होगा, इससे ज्यादा लंबा पीरियड के लिए आप प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो इशू ही नहीं हो सकता, जो हमने पिछले में देखा था, ये आज के दिन कंपनीज एक्ट परमिट नहीं करती इशू करने के लिए। इसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होगा, उसके लिए कंपनी कहती है कि आप यूज कर सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट को। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? वो प्रॉफिट जो अवेलेबल फॉर डिविडेंड होगा, अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड के लिए, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं शेयर्स का फ्रेश इश्यू। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए फंड चाहिए, अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट नहीं अवेलेबल है, तो आप इससे भी इशू कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल भी है तभी भी आप इससे शेयर को इशू करके रिडीम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को। कौन से शेयर इशू कर सकते हैं? ऑफ कोर्स प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर तो इशू नहीं करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो इक्विटी शेयर इशू करके आप फ्रेश इशू करके रिडीम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को। रिडेम्पशन करने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। अगर पार्टली पेड अप है, कॉल्ड अप भी है और पेड अप नहीं है, तो उस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर को, तब रिडीम नहीं किया जा सकता। तो रिडीम करने के लिए जरूरी है प्रेफरेंस शेयर का फुल्ली पेड अप होना। ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, इश्यूड, पेड अप कैपिटल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले क्लास में बोनस शेयर्स के ऊपर। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं बोनस शेयर्स वाला। तो प्रेफरेंस शेयर का फुल्ली पेड अप होना जरूरी है रिडेम्पशन करने के लिए। अगर प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में प्रीमियम पे करती है कंपनी, यानी कि सपोज 100 रुपीज का एक प्रेफरेंस शेयर है, उसको अगर कंपनी 100 से ऊपर जाके पेमेंट करती है, मान लेते हैं कि 105 का पेमेंट करती है, तो ये जो 5 रुपीज है ये प्रीमियम कहलाएगा। इस प्रीमियम को देने के लिए कंपनी यूटिलाइज कर सकती है डिविजिबल प्रॉफिट को, यानी कि जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उसको, प्रॉफिट फॉर डिविडेंड के लिए जो अवेलेबल है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम को। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम को कंपनी तभी यूज करेगी अगर कंपनी सेक्शन 133 को फॉलो नहीं करती है। तो अगर कंपनी सेक्शन 133 को फॉलो नहीं करती है, तभी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर पाएगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करने के लिए कंपनीज एक्ट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, उनमें एक रेस्ट्रिक्शन ये भी है। इन जनरल सारे कंपनियां कंपनीज एक्ट के सेक्शन 133 को फॉलो करेगी, क्योंकि 133 सेक्शन कहता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उनको आपको फॉलो करना है। तो सारी कंपनियां इसको फॉलो करेगी।
अगर सारी कंपनियां फॉलो करेगी तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। पर जिन कंपनियों के ऊपर ये मैंडेटरी नहीं है या कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी है जिनको एग्जेम्पशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, अगर ऐसा कुछ है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकती है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लिखा है कि सारे सवाल बनाने के लिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं किया है, ये मानकर कि सेक्शन 133 सारी कंपनी फॉलो कर रही है उनके एग्जाम्पल्स में। तो आपको यही चीज पकड़ के चलना है कि सारी कंपनियां अगर एग्जाम में कुछ भी स्पेसिफिक ना बोले, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो हमें हमेशा मानना है कि कंपनी सेक्शन 133 फॉलो करती है और प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं करेंगे। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है? सेक्शन 55 आगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आइटम है पूरे प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन में वो है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सेक्शन कहती है कि जितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम करेंगे ना, उसके फेस वैल्यू के बराबर का अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रेज आपको करना होगा। इसी कैपिटल रिडेम्पशन को रेज करने के लिए ये डिविजिबल प्रॉफिट या फ्रेश इश्यू लगता है। अब ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है, कैसे रेज करना है, क्यों रेज करना है, ये सारे लॉजिक्स हम लोग समझते हैं अलग से। तो इसको हम लोग सीआरआर कह सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बोनस वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में, पिछले वीडियो में। आप इसको सीआरआर कह सकते हैं और इसका ये एक तरह रिजर्व है जिसका यूज बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। क्या चीज के लिए यूज हो सकता है? ये सिर्फ ओनली फॉर बोनस इश्यू। इसको क्यों रेज करना है, इसको रिजर्व में क्यों खड़ा करना है, एक नया आइटम क्यों लेके आना है? क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है, अगर कंपनीज एक्ट को एक बार के लिए भूल जाते हैं, एक बार लॉजिक पे चलते हैं कि एक बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है इक्विटी 100 और प्रेफरेंस शेयर 100, तो 200 का पूरा शेयर कैपिटल है और इसके अलावा आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस है, से 100 का रिजर्व एंड सरप्लस है। अब ये कंपनी का पोजीशन देख के पता चल रहा है कि कंपनी का नेटवर्थ 300 है। कोई भी डिवेंचर इशू करेंगे तो कोई खरीदेगा तो यही सोच के खरीदेगा कि 300 का तो कैपिटल कंपनी में लगा हुआ है, तो हम इसमें लगा देते हैं। अब ये डिवेंचर लेने के बाद हमने क्या किया, इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दिया। अब ये सोचेगा, अरे ये क्या किया, मैं तो 300 की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अब ये कंपनी तो 200 की हो गई। तो एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों की सेफ्टी कम हो गई। जो देख रहा था कि कैपिटल 300 है, तब मैंने 20 का लगाया है, अब ये देख रहा है कि 200 का कंपनी हो गया। तो कैपिटल रिड्यूस करने से आउटसाइडर्स की जो सेफ्टी नेट है वो खत्म हो जाती है। ये डिवेंचर की जगह बैंक भी हो सकता है। बैंक कहेगा, आप मैंने आपको लोन दिया था ये देखकर कि आपके पास में 300 करोड़ का नेटवर्थ है, आपने उसको घटा के 200 करोड़ कर दिया। तो टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दीज आउटसाइडर्स, जो जिनकी लाइबिलिटीज है, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, ये इन स्टेक होल्डर्स की सेफ गार्ड के लिए कंपनीज एक्ट कहता है कि आप कैपिटल रिड्यूस ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन रिडीम भी तो करना है प्रेफरेंस शेयर को, तो कैपिटल तो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए कंपनीज एक्ट ये सजेशन देती है, एक आइडिया देता है कि एक काम करिए, आप यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल है 100 का प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ आपका रिजर्व एंड सरप्लस है 100 का। तो आपने ये तो पे कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, खत्म कर दिया, कल को ये भी डिविडेंड में बांट देंगे आप। तो इससे अच्छा ये है कि ये 100 जो आपने यहाँ से हटाया है, इतने का इक्विवेलेंट फंड आप इस डिविडेंड में से वापस से कैपिटल रेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का जो कैपिटल है, ये जो 100 था, वो जो 200 था, वो 200 इंटैक्ट रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कैपिटल पे हो जाएगा डिविडेंड की तरह। कैपिटल पेमेंट के लिए तो अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा, कैपिटल तो ऐसे पे नहीं हो जाता डायरेक्टली, सीधा उठा के पेमेंट कर दो, लेकिन डिविडेंड तो पे हो सकता है। तो इसीलिए आउटसाइडर्स के इस इंटरेस्ट को बचाने के लिए कंपनीज एक्ट कहती है कि आप इस प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दीजिए। और उसको किस फॉर्म में कैपिटलाइज करना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के फॉर्म में। और आगे चल के कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व का जो
यूज है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के यूज को रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए तो कंपनीज एक्ट को मानते हुए यहां से लोग पहले सीआरआर में ले जाएंगे, फिर सीआरआर से डिविडेंड दे देंगे, इसलिए कहा, या और कुछ यूज कर लेंगे, इसलिए कंपनीज एक्ट ने कहा कि सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज हो सकता है, बोनस। और बोनस अगर कोई इश्यू करेगा तो वो वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा। तो ये एक तरह का बोनस ही है, लेकिन जब तक आप बोनस इशू नहीं कर देते तब तक इस रिजर्व में डाल के रखिए। तो इससे क्या होता है कि आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट सेफ रहता है कि कैपिटल जितना था कंपनी का वहीं तक इंटैक्ट रहा। ऑल्दो रिजर्व को आपने कैपिटलाइज कर दिया, रिजर्व कम कर दिया, बट कैपिटल एटलीस्ट इंटैक्ट है। ये सीआरआर कितना का रेज करना होता है? जितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, जितने का फेस वैल्यू हम लोग घटाएंगे उतने का ही कैपिटल यहां से गायब होगा, तो उस फेस वैल्यू के बराबर ही सीआरआर रेज करना है। इस सीआरआर को दो तरीके हैं रेज करने के। एक तो ये सीआरआर रेज हो सकता है डिविजिबल प्रॉफिट से, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में जो फ्री रिजर्व है उनसे, या फिर दूसरा ये रेज हो सकता है फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हम लोगों ने बात किया कि आप कैपिटल को इंटैक्ट रखेंगे, तो अगर हम नया कैपिटल रेज कर दें प्रेफरेंस शेयर को हटा के और इक्विटी शेयर कैपिटल रेज कर दें, 100 का हमने प्रेफरेंस शेयर हटाया और 100 का इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया, तो अब तो कोई हमें ये नहीं कहेगा ना कि आपने शेयर कैपिटल कम कर दिया, जितना कम किया उतने का रेज कर दिया। तो ये जरूरी है कि जितने का हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटाएं, या तो उतने का प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दें या उतने का हम शेयर कैपिटल इशू कर दें, या दोनों मिलाकर फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट जो रिडीम हुआ है उसके इक्विवेलेंट फेस वैल्यू का हम सीआरआर रेज कर दें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रेज कर दें। तो इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि रिडीम करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर दें, या फिर हम जो हमारे पास डिविडेंड के लिए जो फ्री प्रॉफिट पड़ा है, जो डिविजिबल प्रॉफिट पड़ा है, उसको हम कैपिटलाइज कर दें। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं, कॉम्बो ऑफर भी हम लोग चला सकते हैं इसके, यानी कि कुछ पोर्शन हम इक्विटी शेयर इशू कर दें और कुछ कैपिटलाइज कर दें। तो हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होगा जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चंस, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, या एक प्रैक्टिकली एक केस में जब हम रिडीम करने जाएंगे प्रेफरेंस शेयर तो क्या होगा। हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रेज करने की जरूरत पड़ेगी, सीआरआर रेज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? या तो प्रॉफिट चाहिए। कौन सा प्रॉफिट? फ्री रिजर्व्स वाला प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है वो वाला प्रॉफिट, जिसमें क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, या अदर डिविजिबल प्रॉफिट अगर किसी और नाम से रखा हो तो वो हो सकता है। कितना चाहिए होगा सीआरआर? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम कर रहे हैं। याद रखिए फेस वैल्यू, अगर हम 100 का प्रेफरेंस शेयर को 105 में पेमेंट कर रहे हैं, 105 का पेमेंट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो 105 का हमको सीआरआर नहीं क्रिएट करना है, हमको 100 का ही सीआरआर क्रिएट करना है। और ये 5 के लिए भी प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि प्रीमियम को हम कहां से सेट ऑफ कर सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट से या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से, इफ 133 नॉट फॉलोड। तो इसकी अब हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम की, इसके लिए भी चाहिए डिविडेंड, बट ये तो चाहिए सिर्फ 5 रुपया को, प्रीमियम का खर्चा को कहां से यूज करेंगे। लेकिन सीआरआर के लिए हमको कितना रेज करना होगा? ये 100। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है? दूसरा प्रॉब्लम, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो कैश भी तो देना होगा। तो कैश की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 105 रुपए। ये कहां से हम पूरा कर सकते हैं? कहीं से भी पूरा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से भी आ जाए। जैसे
ये एक साफ साफ एक कंसेप्ट है कि सीआरआर रेज करने के लिए आप डिवेंचर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि कोई थोड़ी मानेगा, जो हम लोगों का डिस्कशन था कि आपका 100 का इक्विटी है, 100 का प्रेफरेंस है, आप प्रेफरेंस को हटा रहे हैं, तो प्रेफरेंस को हटा के डिवेंचर थोड़ी खड़ा कर देंगे, ये कोई कैपिटल थोड़ी है। कैपिटल तो या तो इक्विटी होगा या प्रेफरेंस होगा। तो ये डिवेंचर कभी भी आपका शेयर कैपिटल मत समझिए इसको, इसको आप कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे सीआरआर रेज करने के लिए। तो इसको लेकिन किसके लिए यूज कर सकते हैं? कैश के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं इसको। अगर ये डिवेंचर इशू करके कैश आता है तो कैश के लिए कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कहाँ से लाना है। इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए, बिल्डिंग बेच दीजिए, कंपनी बेच दीजिए, घर बेच दीजिए, सॉरी घर मत बेचिए, डिवेंचर ले लीजिए, कुछ भी इशू कीजिए, कुछ भी करके पैसा लाइए, लेकिन पैसा लाइए। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि कम सवाल में बोल सकता है आपको कि आपको जितना जरूरत पड़े आप इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि सीआरआर के लिए कितना जरूरत पड़ रहा है और कैश कितना जरूरत पड़ रहा है, और उन दोनों को देखते हुए हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने का इक्विटी शेयर इशू कर दें। तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें कैश और प्रॉफिट दोनों कम पड़ रहा हो, कैश और जो डिविजिबल प्रॉफिट वो दोनों कम पड़ रहा हो, और हमको उन दोनों को देखते हुए डिसाइड करना हो कि कितना इक्विटी शेयर इशू करने से दोनों का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। तब प्रॉब्लम ये आती है कि कैश के लिए तो अगर आप एक 10 रुपए का इक्विटी शेयर अगर आप 15 में भी इशू करते हैं तो ये 15 पूरा कैश में आपको मिल जाएगा। पर सीआरआर के लिए तो आप सिर्फ 10 ही मानेंगे ना, क्योंकि जितना कैपिटल खड़ा होगा उतने को ही आप सीआरआर मानेंगे। एनीवे, इसके ऊपर हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के क्वेश्चंस में। अब हम लोग चलते हैं और जर्नल एंट्रीज समझते हैं। जब कैपिटल रिडम्पशन आई मीन सॉरी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तब हम लोगों को क्या क्या जर्नल एंट्री जरूरत पड़ सकती है और क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसके थ्रू हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। कि एक चीज यहाँ थोड़ा क्लेरिफाई कर लेते हैं इस जर्नल एंट्रीज में जाने से पहले। जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे या कहीं भी यहाँ पर जो बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि सीआरआर रेज करना है, तो जो हम लोग कहते हैं कि फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हम करने जा रहे हैं, और एक सॉरी रिडेम्पशन के लिए एक तो हम फ्रेश इशू कर सकते हैं और दूसरा हम सीआरआर रेज कर सकते हैं। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि सीआरआर रेज करने का दो तरीका है, जो पीछे जाके मैं वीडियोस में कह रहा हूँ कि सीआरआर रेज करने का दो तरीका है। इनफैक्ट सीआरआर रेज करने का एक ही तरीका है भाई, कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट। जब हम फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तब हमें कोई रिडक्शन सीआरआर रेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग ये बात कर रहे थे एग्जाम्पल में कि अगर हमारा इक्विटी शेयर 100 है और प्रेफरेंस शेयर 100 है और हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, तो हमें इतने का वापस से शेयर कैपिटल रेज करना है। अगर हम इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं +100 का, तो हमें और कुछ सीआरआर रेज नहीं करना है। लेकिन अगर हम ये इक्विटी शेयर 100 का से कम या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तब हमें इस रिजर्व एंड सरप्लस को सीआरआर में कन्वर्ट करना है। यानी कैपिटलाइज करेंगे प्रॉफिट को और सीआरआर को खड़ा करेंगे। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? जीआर पीएल डेबिट टू सीआरआर। कितने का? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड। बट अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 का था, इसको हम रिडीम कर रहे हैं और इक्विटी शेयर 90 का इश्यू कर देते हैं, तो सीआरआर हमें सिर्फ 10 का ही रेज करना पड़ेगा। तो ऑल्दो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट सीआरआर रेज करना है, बट टू द एक्सटेंट हम इक्विटी शेयर इशू कर देंगे उतने का हमको सीआरआर रेज नहीं करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, पीछे अगर कहीं कंफ्यूजन रह जाए तो। लेट्स नाउ मूव टू जर्नल एंट्रीज। तो क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं प्रेफरेंस शेयर के केस में? क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं जब हम एक इक्विटी शेयर इशू करेंगे एट पार? यानी कि
एट पार जब हम नए शेयर्स इशू करेंगे तब पैसा हमारे बैंक में आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे हम। और नरेशन तो आप पढ़ ही सकते हैं, इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए इतने रुपए करके, और ये पर्पज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। जब हम इसी ऊपर वाले ये जो शेयर्स हैं इसको प्रीमियम पे इशू करेंगे तो ये एंट्रीज आपने हमेशा सीखी होगी। पैसा आएगा, बैंक तो डेबिट होगा, से अगर 10 रुपए का इक्विटी हम 14 में इशू कर रहे हैं तो 14 रुपीज तो डेबिट होगा, शेयर कैपिटल 10 रुपए का क्रेडिट हो जाएगा और 4 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा। अब इसी सिक्योरिटीज प्रीमियम की इतनी देर से बात हो रही थी, क्या हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे? जब हम प्रेफरेंस शेयर के ऊपर प्रीमियम पे करेंगे जो कि हमारा खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, क्या हम उसको इससे एडजस्ट कर पाएंगे, उस एक्सपेंस को इस इनकम के साथ सेट ऑफ कर पाएंगे? तो हम कहेंगे कि नहीं, अगर वो कंपनी सेक्शन 133 फॉलो करती है तो। अब अगर हम पहला दो जो ट्रांजेक्शन है वो कुछ नया नहीं था, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, उसकी ट्रांजेक्शन हमने सीखी। अब हम सीखते हैं कि जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा ड्यू होगा, तब हम एंट्री करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि ये वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो अभी तक आपके बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से क्रेडिट पड़ा हुआ था। इसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर रहे हैं। और किसको ये पैसा क्रेडिट कर रहे हैं? हम क्रेडिटर बना रहे हैं उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जिनको ये पैसा जाना है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सपोज हमारे पास 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था ऑफ ₹100 ईच, तो ये डेबिट हो जाएगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट हो जाएगा जिनको अब ये पैसा ड्यू हो चुका है। अगर यही प्रेफरेंस शेयर हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तब 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर तो डेबिट हो जाएगा, कैपिटल तो यहाँ से डेबिट हो गया 100 रुपीज का, उनको हमको से 100 का शेयर हम 105 में दे रहे हैं तो 5 रुपए प्रीमियम हमको डेबिट करना पड़ेगा। ये प्रीमियम हमारा एक्सपेंस हो गया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 105 रुपए। 100 रुपए तो कैपिटल के, 5 रुपए तो प्रीमियम के। अब इसके बाद या तो बिना प्रीमियम के इश्यू होगा या प्रीमियम के साथ रिडीम होगा या फिर प्रीमियम के साथ रिडीम होगा। इन दोनों ही केसेस में जब हम पेमेंट करेंगे तो ये जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट हो रहे थे दोनों केस में, चाहे प्रीमियम में या बिना प्रीमियम के, उनको जितने का हमने ड्यू किया, अगर पार पे है, फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है तो 100 रुपये डेबिट होगा, अगर प्रीमियम के साथ है तो इस एग्जाम्पल से 105 रुपये डेबिट होगा और पैसे उनको 105 रुपये दे दिया जाएगा। अगर किसी केस में बैंक की जगह हम उसे कुछ और दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कभी हम उसको मशीन दे दें या और कुछ दे दें, वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बदले दूसरा शेयर दे देंगे तो वो शेयर क्रेडिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल। अगर उसे एग्जाम्पल में बात करें हाथी देंगे तो हाथी क्रेडिट कर देंगे अपने बुक से। एलिफेंट देते नहीं, वैसे ही, जस्ट किडिंग। लेट्स गो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये जो हम लोग ऊपर प्रीमियम जो एक्सपेंस बुक किए थे, इस प्रीमियम को खत्म करेंगे, इस प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे और इसको किससे एडजस्ट करेंगे? हम लोगों ने इतनी देर से बहुत बार बात किया कि प्रीमियम को यूटिलाइज करने, प्रीमियम को सेट ऑफ करने के लिए हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? जीआर, पीएल या कोई और रिजर्व जिससे हम फ्रीली डिविडेंड दे सकते हैं। जनरली हमारे एग्जाम्पल में जीआर और पीएल ही होता है, तो इससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से इसको जो ऊपर हमारे पास में रिजर्व में पड़ा हुआ है, ये वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम जो शेयर इशू करने से हमको कमाई हुआ था, क्या हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सेक्शन 133 फॉलो हुआ है, कंपनी ने फॉलो किया है, तो नहीं करेंगे। तो कितने ट्रांजेक्शन हमने देखे कि नया शेयर इशू हो सकता है, प्रीमियम पे इशू हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर पार पे रिडीम हो सकता है, प्रीमियम पे रिडीम हो सकता है और उसको पेमेंट करना होता है। और इसके अलावा उस प्रीमियम को हमको एडजस्ट करना होता है डिविजिबल प्रॉफिट से। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने शेयर कैपिटल इशू किया हो या नहीं किया हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर हमने इशू किया हो और अगर पूरे फेस वैल्यू का किया है
तब तो सीआरआर की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर हमने फेस वैल्यू से कम का इक्विटी शेयर इशू किया है या इक्विटी शेयर नहीं इश्यू किया है, उस केस में हमको फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट सीआरआर रेज करना पड़ेगा। तब हम ये कैपिटल यहां आएगा, जनरल रिजर्व को डेबिट कर सकते हैं, पीएल को डेबिट कर सकते हैं, किसी और डिविडेंड्स पेबल जो फ्री रिजर्व है उसको डेबिट कर सकते हैं। ये इसका कोई मतलब नहीं है, बट अगर तो जनरल रिजर्व या पीएल को डेबिट करके हम इसी एग्जांपल के साथ चलें, इजी होगा हमारे लिए समझना। तो जनरल रिजर्व और पीएल को डेबिट करेंगे या किसी और डिविजिबल प्रॉफिट को डेबिट करेंगे और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। कितना? टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सब्जेक्ट टू, बार बार क्लियर करने के लिए कह दे रहा हूँ, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को अगर इशू किया है तो उतने से हम इसको कम कर देंगे। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस फेस वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर इश्यूड, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड, इन दोनों के डिफरेंस से हम कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट कर देंगे। तो यहां तक अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन से रिलेटेड कितनी एंट्री आई। ये दोनों तो नए इक्विटी शेयर इश्यू की एंट्री थी, ये हमें नया सीखना नहीं था, ये हमने बहुत बार किया है। हमें क्या सीखना था नया? कि प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम होगा तो थर्ड या फोर्थ में से एक एंट्री आएगी, कि पार पे होगा तो थर्ड नंबर एंट्री और प्रीमियम पे होगा तो फोर्थ नंबर एंट्री। फिर हमें पेमेंट की एंट्री करनी है, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम सेट ऑफ की एंट्री करनी है, और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल इशू नहीं किया है तो सीआरआर रेज करना है। इसके अलावा कभी कभी शेयर्स का फॉरफीचर हो सकता है। कब? जब आपके कॉल्स इन एरियर रह जाए। ये आपने इक्विटी शेयर के केस में इक्विटी शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग में सीखा है कि जितने का हमने कॉल अप किया, जितने का कॉल किया उतने का कैपिटल हम क्रेडिट कर चुके हैं। तो जितने तक कैपिटल हमने क्रेडिट किया है उतने तक का कैपिटल को डेबिट कर दीजिए। और जो कॉल्स आपके डेबिट हुए थे लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, उन कॉल्स इन एरियर को, जितना आपको कॉल नहीं मिला उतने कॉल्स इन एरियर को, क्योंकि अब आप मिलेगा भी नहीं तो उस अकाउंट में डेबिट बैलेंस रख के कोई फायदा नहीं है, इस कॉल्स इन एरियर को आप क्रेडिट कर दीजिए। और अगर 10 रुपया मिला था, हमने 10 रुपया कॉल किया था और कॉल सीनेरियर सिर्फ 4 रुपये था, मतलब 6 रुपये हमको मिल चुके हैं और 4 रुपया नहीं मिला, तो ये 6 रुपया जो हमको मिल चुका था ये हमारा बेनिफिट हो गया, इसे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली द जर्नल एंट्रीज। बहुत सिंपल है, हमने नया सिर्फ इतना ही सीखा है कि प्रीमियम को हमको, आई मीन प्रेफरेंस शेयर को हमको डेबिट करके एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ले जाना होगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा, और फिर उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करके बैंक क्रेडिट कर देना होगा, या जो भी हम पे करेंगे उसको क्रेडिट कर देना होगा। प्रीमियम को डेबिट करके और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रीमियम को क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके एडजस्ट कर देना है। और फाइनली अगर सीआरआर रेज करने की जरूरत है तो हम लोग प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट्स को डेबिट करके सीआरआर रेज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हमने जर्नल एंट्रीज में क्या सीखी, तो एक हमने सीखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर प्रीमियम है तो इस बीच में प्रीमियम भी डेबिट। दूसरी एंट्री हमने सीखी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू व्हाटएवर पेड, बैंक, कैश, शेयर्स, व्हाटएवर। ये जो प्रीमियम है इसको खत्म करने के लिए इस प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व को डेबिट टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अलावा अगर सीआरआर रेज करना है तो सीआरआर के लिए जीआर पीएल डेबिट टू सीआरआर टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस इक्विटी शेयर इशूड। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। इतनी एंट्री है मेन एंट्रीज जो है। इसके अलावा जो एंट्रीज थी वो प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। सवाल में और भी एंट्रीज इंक्लूड की जा सकती है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू करना, जैसे शेयर कॉल करना, क्योंकि आपने पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम होने के लिए
फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। तो अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो आपको कॉल करना पड़ सकता है, फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल, जो भी कॉल दिया रहेगा सवाल में उसको आपको रिसीव करना पड़ सकता है। इसके अलावा शेयर फॉरफिट करना पड़ सकता है। तो ये एंट्रीज इंक्लूड की जा सकती है क्वेश्चंस में। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे। एक सवाल सीधा सीधा हो सकता है कि आपको सवाल में बता दिया जाए कि हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, से 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपीज़ का, तो 5 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। और इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, जो इसके लिए प्रॉफिट कहाँ से आएगा सीआरआर रेज करने के लिए, तो बोल देगा कि नहीं आपको इक्विटी शेयर इशू करना है 5 लाख का, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये एंट्री और ये एंट्री हो जाएगी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 2 एंट्रीज की, 1 एंट्रीज की, 3 एंट्री में काम खत्म हो जाएगा। अगर कह देगा कि एंट्री में कि 3 लाख का इक्विटी शेयर रेज करना है, तो आपको पता है कि 5 लाख का टोटल फेस वैल्यू मेरा गायब हो रहा है बैलेंस शीट से, और 3 लाख की ही इक्विटी शेयर आई, तो 2 लाख से शेयर कैपिटल घट गया, इसलिए 2 लाख का सीआरआर रेज कर देना होगा। सवाल में दे देगा कि कौन सा रिजर्व यूज करना है या कौन सा अवेलेबल है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है जहां इंफॉर्मेशन से आपको जर्नल एंट्री करनी है। इसके अलावा मिनिमम इश्यू ऑफ शेयर्स, ये क्या हो सकता है कि जब हमारे क्वेश्चन में बता दे कि हमारे पास में रिजर्व्स है, तो हमें देखना होगा कि हम कितना तक रिजर्व को यूज करके सीआरआर क्रेज कर दें। तो अगर 5 लाख का शेयर कैपिटल जा रहा है और हमारे पास फ्री रिजर्व्स, डिविडेंड के लायक रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो 2.5 लाख रुपए का है, और क्वेश्चन ने कह दिया कि आपको जितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम जितना रिक्वायर्ड है उतना शेयर इशू कर लीजिए, मिनिमम शेयर इशू कीजिए, तो आप इस 2.5 लाख को यूज कर सकते हैं सीआरआर रेज करने के लिए। लगेगा कितना, 5 लाख का फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर गया है, तो 2.5 लाख तो आप यहाँ से यूज कर लेंगे और 2.5 लाख का शेयर इशू करेंगे। तो हमने मिनिमम शेयर इशू किया, मैक्सिमम रिजर्व्स को यूज किया, मैक्सिमम डिविजिबल प्रॉफिट को यूज किया है, और इसके तहत हमको फिर जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो बहुत ही आसान है। किस तरह का प्रॉब्लम होगा, फेस वैल्यू को देखना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीआरआर हम रिजर्व से यूटिलाइज कर ले। तो इसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम सीआरआर मिनिमम शेयर्स। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो सकता है जहां कैश शॉर्टेज पड़ रहा है, जहां कि आपको बोल देगा कि आपके पास में कैश कम है, इस कैश को कई सारे रास्ते हो सकते हैं, या तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेचने के लिए बता देगा, या कुछ और कलेक्शन कहीं से और बता देगा, या कह सकता है कि कैश के लिए आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप इक्विटी शेयर इशू कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इक्विटी शेयर कितना रेज करना है कैश के लिए, जितना आप इक्विटी शेयर रेज करेंगे उसके फेस वैल्यू को आप प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के फेस वैल्यू से माइनस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि उसके बाद सीआरआर कितना रेज करना है। क्योंकि आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने के बाद कैपिटल को इंटैक्ट रखना है, बढ़ाना नहीं है। ये नहीं कि पूरे का सीआरआर भी रेज कर दो और इक्विटी शेयर भी इश्यू कर दो, आपको इंटैक्ट रखना है, उससे ज़्यादा तो बोला नहीं है आपको। तो इस केस में क्या होगा, आपको इक्विटी शेयर कैश के लिए रेज करना होगा, बट जितने का आप फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे उतने को आप सीआरआर बनाने के लिए माइनस कर लेंगे, सीआरआर में की जगह इक्विटी शेयर को मान लेंगे और बैलेंस से ही सीआरआर रेज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक सवाल में आपका डिविजिबल प्रॉफिट भी कम पड़ रहा है और कैश भी कम पड़ रहा है, तो 5 लाख का ये रिडीम हो रहा है, 2 लाख ही आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट है, मतलब 3 लाख का आपको शेयर कैपिटल इश्यू करना पड़ेगा, और कैश में 5 लाख रुपए का शॉर्टेज है। तो आपको इन दोनों को देखते हुए समझना होगा कि कितना शेयर इशू करना है। इतना शेयर इशू करना है कि 5 लाख कैश आ जाए। अब 5 लाख कैश के लिए जितने शेयर्स की जरूरत पड़ेगी उतने शेयर्स इशू करेंगे, तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तब जितना कैश इशू होगा उसके हिसाब से हम डिविजिबल प्रॉफिट को कम यूज कर लेंगे सीआरआर रेज करने के लिए, क्योंकि उतने का तो इक्विटी शेयर खड़ा हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट और कैश अगर बोथ शॉर्ट होगा तब क्या हो सकता है। तब हमें दोनों को पहले देख के कंपेयर करना होगा कि किस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इक्विटी शेयर की कैश के लिए या सीआरआर रेज करने के लिए। आई एम सॉरी, प्रॉफिट कम पड़ रहा है कितना।
तो CRR रेज करने के लिए कितना कम पड़ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसमें ज़्यादा लगेगा उसके हिसाब से इक्विटी शेयर इशू करेंगे। यहाँ पे एक बात समझने की है कि CRR के लिए इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू यूज करते हैं, जबकि कैश के लिए इक्विटी शेयर की इशू में जो इशू प्राइस है इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम उसको कंसिडर करना है। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि प्रॉब्लम्स के टाइप में एक ये हो सकता है कि आपको पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने बोल दे, तब आपको पहले इस प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेड अप बनाना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर आपको उसमें फोरफीट करके हटा देना पड़े, जो आप फोरफीट करके हटा देंगे उसके बाद जो बैलेंस प्रेफरेंस शेयर बचेगा जो फुल्ली पेड अप हो पाएगा उतने को ही हम रिडीम करेंगे। तो ये सवाल में इंक्लूजन हो सकता है, इतने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेट अस गो थ्रू द इंस्टीट्यूट मटेरियल, उसमें एक के बाद एक क्वेश्चंस है और हम लोग उसको वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। So this is the first illustration in institutes material। ये सिंपल सवाल है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया कि जहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड है, इस तरह के सवाल। तो हिंदुजा कंपनी लिमिटेड had 5,008% redeemable preference shares of rupees 100 each, fully paid up. Good. The company decided to redeem these preference share at par. At par मतलब 100 की चीज 100 में बेच देंगे, वापस पेमेंट कर देंगे। और इसके लिए कह रहा है कि बाई इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड अप एट पार। तो 10 का शेयर 10 में इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। इसके लिए आपको जरूरत है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इन बुक्स ऑफ हिंदुजा जर्नल एंट्री। तो पहला एंट्री है कि हम लोगों को इक्विटी शेयर इशू करना है, सो दैट हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है। हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना घटेगा, 5,000 इंटू 100 दैट इज 5 लाख। तो 5 लाख का इक्विटी शेयर हमको रेज करना होगा क्योंकि इतने का फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर हमको चाहिए और इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी है 10। तो कितने इक्विटी शेयर लगेंगे 50,000, तो हमारा 5 लाख बनेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज, नरेशन अकॉर्डिंगली। सेकेंड एंट्री, अब हमें प्रेफरेंस को रिडीम करना है। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है 5,000, तो हम करेंगे पहले 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो भी उसका नाम है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया है 5 लाख रुपया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफ शेयर होल्डर 5 लाख। अब इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें पेमेंट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 5 लाख। ये थर्ड एंट्री हो गई कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने पे कर दिया। अब हमने 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर हटाया और 5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर ले आए। तो इन दिस केस देयर इज नो नीड ऑफ एनी CRR। दिस इज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि जब हमारा कैपिटल रिडक्शन इक्विटी शेयर सेट ऑफ कर दे रहा है तो वहां हमें CRR की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह का सवाल हो गया जिसमें हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आइए देखते हैं। C Limited had 10,000 10% redeemable preference share of 100 each, fully paid up. The company decided to redeem these preference share at par.
तो पार पे ही रिडीम करना है, यानी 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीज। बाई इश्यू ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 10 रुपए के शेयर्स हैं लेकिन 12 रुपए में इशू करेंगे इक्विटी शेयर, वो भी फुल्ली पेड अप, एक बार में ही सारा पैसा लेना है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो हमें पहले समझना होगा कि हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का रिडीम हो रहा है, 10,000 इंटू 100, सो इट बिकम्स 10 लाख। तो 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे हैं। इक्विवेलेंट नंबर का हमको इक्विटी शेयर खड़ा करने बोला है, कह रहा है कि पूरा सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रेज कर लीजिए। तो कितने की इक्विटी शेयर लगेगी, 10 लाख की इक्विटी शेयर लगेगी, 10 लाख के फेस वैल्यू की इक्विटी शेयर लगेगी। तो एक शेयर का दाम कितना है, 12 रुपया, पर हमको फेस वैल्यू रेज करना है। तो हमारे लिए फेस वैल्यू कितना है, 10। तो कितने शेयर्स रेज करने होंगे, 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर रेज करने होंगे। पैसा कितना आएगा, 12 रुपया करके 12 लाख रुपया आएगा। बट पैसे से यहाँ मतलब कहाँ है, हमें तो 10 लाख का फेस वैल्यू, क्योंकि हमको शेयर कैपिटल इंटैक्ट रखना है, इसलिए हमको 10 लाख का इक्विटी शेयर रेज करना पड़ेगा। हम इस 10 को कंसीडर करेंगे इक्विटी शेयर इशू करने के लिए। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी, पहला तो शेयर कैपिटल को रेज कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हमने डिस्कस किया, 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 12 रुपया करके मिलेगा 12 लाख रुपया। इसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख रुपया, 10 लाख का ही कैपिटल रेज हुआ है, 1 लाख इंटू 10 रुपीज। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख शेयर पे 2 रुपया करके 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर को पार पे रिडीम करना है, मतलब 10 का 10 पे। तो अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 10 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 लाख। अब इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। बैंक में बहुत पैसा है हमारे पास, कुछ बताया नहीं है तो कुछ सोचना भी नहीं है उस तरीके की चीज़ों को। सवाल में जब बता रहा है कि 10 लाख का रिडीम कर दिया तो कर दिया, टू बैंक। 3 एंट्री में क्वेश्चन खत्म। चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। थर्ड इलस्ट्रेशन कह रहा है, जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 9,000 प्रेफरेंस शेयर थे 10 रुपीज के, सब फुल्ली पेड अप। द कंपनी डिसाइडेड टू redeem these preference share at par by the issue of sufficient number of equity share at 9 each fully paid up। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स के साथ में हम लोगों को रिडीम कर देना है। सेम टू सेम क्वेश्चन, 9,000 इंटू 10, 90,000 का प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, हम सॉरी रिडीम करना है। इसके लिए हमको इक्विटी शेयर रेज करना है, 9 रुपीज ही एक कप वर्थ है, यानी कि ये नहीं सोचना है हमको कि 10 का शेयर 9 में इश्यू कर रहा है, 9 रुपीज ही इसका वैल्यू ही है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमें कितना इश्यू करने पड़ेंगे, 9 रुपीज है तो 90,000 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 शेयर्स रेज करेंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी 90,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 90,000, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 90,000 90,000। There's nothing new। तो ये थे सिंपल जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस जिसमें आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए बोला था। अब आते हैं 4 नंबर इलस्ट्रेशन में। हमने समझ लिया कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
of ₹9 to redeem 5 lakh preference shares, ₹5 lakh preference share. The maximum amount of divisible profit available for redemption is 3 lakh. तो हमें कितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है? टू रिडीम, वैल्यू में बात करेंगे इसमें 5 लाख सीधा सीधा. अब मिनिमम शेयर इशू करना है, लेकिन हमको शेयर कैपिटल तो इंटैक्ट रखना है ना, 5 लाख रुपया. तो मिनिमम रेज का शेयर कैपिटल अगर इशू करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम सीआरआर रेज करना पड़ेगा. कितना सीआरआर रेज हो सकता है? कह रहे 3 लाख का प्रॉफिट अवेलेबल है, तो 3 लाख का सीआरआर रेज कर देते हैं. तो बैलेंस कितना चाहिए? और 2 लाख. और ये 2 लाख कहां से आएगा? इक्विटी शेयर से. ये एक एक शेयर कितने का है? 9 रुपीस का. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 9 के हिसाब से डिवाइड कर दें 2 लाख को. तो ये आएगा 2,22,222.22 शेयर्स. अब इक्विटी शेयर्स कभी ब्रेकअप में नहीं होते, तो 2 लाख रुपए के लिए मिनिमम इतने शेयर तो चाहिए, तो एक शेयर बढ़ा देते हैं. पैसा ज्यादा हो जाए, कम तो नहीं कर सकते ना, तो 0.22 के लिए कम नहीं करेंगे हम, इसको अप, राउंड अप कर देंगे एक. तो अब हो जाएगा हमारा पूरा. शेयर कैपिटल इंटैक्ट रखने के लिए हमको इतने शेयर इशू करने पड़ेंगे. फॉर द फ्रैक्शन ऑफ 0.78 बढ़ जाएगा शेयर कैपिटल. क्या होगा? ज्यादा तो कर ही सकते हैं शेयर कैपिटल को, कम नहीं कर सकते. तो इतने शेयर इशू करने से हमारा काम हो जाएगा. तो हमारी यहाँ पे बोला भी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय द कंपनी टू इंश्योर दैट section 55 are not violated. Also determine the number of share if the company decide to issue in multiple 50 only. अच्छा, ये सेकंड कह रहा है कि अगर 50s के मल्टीपल में शेयर इशू करना चाहती है, तो सिर्फ 50s के मल्टीपल का मतलब है कि इसको 50 से डिविजिबल नंबर पे ले आइए, मतलब 50 के लॉट में ले आइए. जो भी 50 के पास जाए ऊपर की तरफ, हायर फिगर की तरफ, 50 के मल्टीपल में खड़ा कर दीजिए. कम नहीं करना है 50 के लिए, नहीं तो फिर वो मिनिमम फेस वैल्यू कंप्लीट नहीं हो पाएगा 5 लाख का. इसलिए ऊपर की तरफ ही राउंड करना है. 100 के लॉट में कहे तो इसको 100 कर दीजिए, मैंने और 50 ऐड कर दीजिए इसमें. ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया, इसकी जनरल एंट्री पूछी नहीं सवाल में. ये सिर्फ इसलिए था कि यहाँ पे ये जो टाइप था कि जब आपको मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना हो तब आपको मैक्सिमम सीआरआर के लिए यूटिलाइज कर लेना चाहिए. अगर हम एंट्री देखना चाहें इसका तो कर सकते हैं हम. यहाँ पे पहले इक्विटी शेयर रेज कर लेते हैं. बैंक टू इक्विटी शेयर कितना? 22,223 इंटू 9, जो भी फिगर आएगा. यहाँ भी 22,223 इंटू 9. ये हो गया बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर लीजिए 5 लाख. अभी सीआरआर रेज करना है, तो सीआरआर रेज करना है अपने को, कहा है डिविजिबल प्रॉफिट, तो मान लेते हैं जीआर और पीएल ही होगा. डेबिट कर देते हैं. जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है इसका नाम डिविजिबल प्रॉफिट रख दो. डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट कर दीजिए 3 लाख टू सीआरआर 3 लाख. ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख का हो गया, इधर 2 लाख से थोड़ा ऊपर का, यहाँ 3 लाख ये हो गया, तो 5 लाख का जो कैपिटल कम हुआ था वो बराबर हो गया. अभी अच्छा, पहले पे कर देना चाहिए था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दीजिए 5 लाख रुपया. हो गया खत्म. तो इस क्वेश्चन में हमने जितने का कैपिटल फेस वैल्यू घटा है उसको 2 तरीके से रेज किया, कॉम्बो करके. कुछ तो हमने इक्विटी शेयर इशू किए और कुछ हमने सीआरआर रेज किया, और ऐसे सीआरआर रेज किया कि इक्विटी शेयर मिनिमम रखना पड़ा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन पे. एक्स लिमिटेड आपको ये सारा चीज बता रही है 31 मार्च 2003 को कि शेयर कैपिटल 2,90,000 है.
रिजर्व एंड सरप्लस 48,000, ट्रेड पेबल 56,500, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको बता दिया 31,000। अब बता रही है कि शेयर कैपिटल जो ऊपर है उसमें 50 रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं 2,25,000 और 100 ईच 65,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 ईच के। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो शेयर कैपिटल जो 2,90,000 है उसका ब्रेकअप बता दिया कि 2,25,000 का तो इक्विटी शेयर्स है और 65,000 प्रेफरेंस 65,000 का प्रेफरेंस शेयर है, तो 225 प्लस 65 2,90,000 हो गया। अब in order to facilitate the redemption of preference share at a premium of 10%, तो यहाँ पे एक चीज है 65,000 का प्रेफरेंस शेयर है, इसको प्रीमियम पे देना है इंटू 10% के प्रीमियम पे, तो 65,000 प्लस 6,500 तो 71,500 आई थिंक विल बी द अमाउंट। इसके बाद बता रही है कि इतना पैसा तो है नहीं बैंक में, तो इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए 15,000 का, टू सेल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15,000। तो यहाँ भी हम लोग एक बार कैलकुलेशन जस्ट समझ लेते हैं, 31,000 प्लस 15,000 हमारे पास हो गया। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। ओ, तो अब इसमें से हमें 12,000 रखना पड़ेगा, तो 31,000 में से 12,000 रखेंगे और 15,000 ऐड करेंगे, तो 31 माइनस 12 19 प्लस 15 34। अब 34 अपने पास आ गए और बैलेंस पैसा कहाँ से आएगा? इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। तो 50 रुपीज का शेयर्स आपको जितना जरूरत पड़े मिनिमम रखिएगा, लेकिन इतने इश्यू कर दीजिए ताकि आपको पैसे की कमी खत्म हो जाए। तो इस केस में हम लोगों को दोनों चीज की जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है और CRR भी रेज करना है। हम सॉरी, तो यहां समझते हैं कि एक नोट बना लेते हैं पहले ही सवाल स्टार्ट करने के पहले। तो हमारे पास में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कैश कितना रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कैश, और यहाँ पे पहले कैश का ही करते हैं, सिंपल आपके लिए सिंपल रखते हैं समझने के लिए। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का होगा? रिडेम्पशन होगा 65,000 प्लस प्रीमियम 6,500 यानी 10%। ये ए है, ये बी है, तो 10% ऑफ ए। टोटल कैश रिक्वायर्ड 71,500, ठीक है, लेस कैश अवेलेबल कितना है हमारे पास? 31,000 में से 12,000 रखना है, तो ये होता है 19,000, और लेस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कितना है? 15,000। तो हमारे पास कितने रुपए की कमी है? 37,500। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि मिनिमम प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, तो मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें CRR कितने का रेज करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड 65,000 डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर CRR कितना है हमारे पास में? 48,000। $17,000 की हमको जरूरत है इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो मिनिमम कितना शेयर इशू करेंगे तो ये दोनों हमको क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ 37,500 रुपये की ज़रूरत है, तो यही वाला शेयर हमको इशू करने से ये वाला क्राइटेरिया तो अपने आप मीट हो जाएगा। तो अगर हम शेयर्स इशू करते हैं 37,500 डिवाइड बाई 50, नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करते हैं, यानी कि कितना शेयर आएगा 37,500 50 से डिवाइड करेंगे तो 750 शेयर्स इशू करते हैं तो हमारा कैश का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें कितने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ये अब हमने एक कैलकुलेट किया था, अब सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। हमें ऑलरेडी हमारे पास में 750 शेयर्स के हिसाब से 37,500 का इक्विटी शेयर हो जाएगा। तो अब हमें कितने का सीआरआर रेज करना है, जो डिफरेंस है उसी का। तो 65,000 माइनस 37,500 अगर हम लोग करेंगे तो हमें सीआरआर रेज करना होगा 27,500 का। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा नोट बन गया। ये वाला पोर्शन नोट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये वाला पोर्शन तो मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया था। इसको हम रफ वर्क में कर सकते हैं, या यहाँ पे वर्किंग बना के फिर हम नीचे दोबारा बता सकते हैं कि दोनों में से 37,500 के हिसाब से हमें इक्विटी शेयर इशू करना है। वो दोनों प्रोसेस ठीक रहेगा। तो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो हमें अब एक शेयर इशू करना है। तो हमें सवाल में बताया गया है कि 50 रुपीज़ करके हमको शेयर इशू करना है। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हमें पैसा मिलेगा 37,500। इसके बाद शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500। अल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को बैंक भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, इससे भी कुछ दिक्कत नहीं है, हम एक ही एंट्री में कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं बताया नहीं है कि पहले एप्लीकेशन आया फिर हमने कन्वर्ट किया। सेकेंड, अब हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। तो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000 डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम डेबिट होगा ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडेम्पशन 6,500, ये भी डेबिट हो जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे 71,500 रुपीज़। नरेशंस आर मैंडेटरी, हाँ नरेशंस हमेशा लिखना है। थर्ड होगा कि अब हमें इस जो सवाल में ऊपर था इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, पैसे की ज़रूरत है, पेमेंट करने से पहले हमें पैसे कलेक्ट कर लेने पड़ेंगे। तो कुछ तो ऊपर आ चुका, अभी हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं पता है इसीलिए प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हमको ये हमें पता है 18,500 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा इसमें से। प्रॉफिट एक्चुअली लॉस ही लिखें सीधा, लॉस ऑन सेल डेबिट 3,500, 18,500 का चीज़ को हम 15,000 में बेच रहे हैं। टू इन्वेस्टमेंट 18,500। अब हमें अगला चीज़ ये करना है कि हमको जो 6,500 का हमारा जो प्रीमियम है यहाँ पे, इसको भी एडजस्ट करना है और साथ ही साथ सीआरआर भी रेज करना है। हमने बात किया था 65,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ, 37,500 हमने शेयर कैपिटल रेज कर दिया, तो सिर्फ 27,500 का हमको सीआरआर रेज करना है। तो पहला चीज़ हम करते हैं सीआरआर रेज कर लेते हैं। सीआरआर रेज करने के लिए हमारे पास एक ही रिजर्व है, फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। तो पीएल डेबिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट
डेबिट 27,500 टू CRR, एक नया रिजर्व क्रिएट हो गया 27,500। अब हमारे पास सफिशिएंट कैश है, तो एक काम तो करना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। डेबिट टू बैंक 71,500 और दूसरा काम करना है कि इस प्रीमियम को हमको सेट ऑफ करना है। तो इसको सेट ऑफ करने के लिए हमको PL ही है हमारे पास में, PL अकाउंट डेबिट 6,500 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 6,500। ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। सवाल में कहा है कि आपको जर्नल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर देते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देते हैं। बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो हम लोग 2 कॉलम कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का जो फॉर्मेट लोगों ने सीखा है उसके हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और यहाँ पे अमाउंट या रुपीस जैसे भी लिखना हो। पहली हेडिंग हो जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद पहला आइटम है शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल। हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करना है। इसको नोट 1 दे देते हैं। बी रिजर्व एंड सरप्लस, नोट 2। इसके बाद करेंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर सवाल में जो भी आइटम्स दिए गए थे वो सब हम लोग ले लेंगे। तो सवाल में हमारे दिया गया था ट्रेड पेबल्स, तो इसके नीचे हम लोग ट्रेड पेबल ले लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में हम लोगों को असेट्स पार्ट भी दिया गया है, ये असेट पार्ट तो ये भी ले लेंगे हम लोग। असेट्स के अंदर में अभी हेडिंग आ गई एसेट्स, इसके अंदर नंबर 1 प्रॉपर्टी, PPE लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और यहाँ पे उसके बाद था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि गायब हो गया, ये तो खत्म हो गया, तो इसकी और जरूरत नहीं है। तो सेकेंड आइटम आ जाएगा करेंट एसेट्स, जिसके अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसको हम लोग अब नोट 3 बता सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस 3,45,000 एज इट इज रहेगा, इसमें हमने कुछ नया किया नहीं, सॉरी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 12,000 रहेगा। हम लोग नोट नंबर भी दे सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन देके, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए। अगर कोई कैलकुलेशन है तो नोट ही दे दीजिए, जो ज़्यादा बेटर है। तो अब हम लोग इसके नोट्स बना देते हैं, फिर वहाँ से अमाउंट लेके आ जाएंगे। तो नोट 1 शेयर कैपिटल, इसके अंदर हम लोगों का है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना आएगा? तो हमारे पास में पहले से 2,25,000 डिवाइड बाई 50 था, 2,25,000 अमाउंट था, और उसमें 37,500 हमने और भी किया। हम चाहे तो यहाँ नंबर्स निकाल के लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा नंबर्स पे स्ट्रेस नहीं किया है, तो हम इस नंबर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। बट क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इतना तो ध्यान रहेगा नहीं ये चीज़ें, तो आप इसके नंबर्स निकाल के भी लिख सकते हो।
2,25,000 डिवाइड बाई 50 एंड देन 37,500 डिवाइड बाई 50, 750 नया वाला और पुराना वाला जो भी 45,000 के आसपास जो भी आएगा। तो ये दोनों निकाल के आप यहाँ पे अमाउंट आ गया 2,62,500। देन सेकेंडली रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा नोट। इसमें पहला आइटम तो आ गया अब हमारा नया जो हमने एंट्री की है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की, इसके कारण 27,500 हमारा यहाँ पे आइटम आ गया। इसके अलावा जो हमारे पास ऑलरेडी था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका नया बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हमारे पास बैलेंस था 48,000। तो 48,000 इसमें से हमने 27,500 तो CRR रेज कर दिया और 6,500 का हमने रेज नहीं किया, प्रीमियम को सेट ऑफ किया। ये आ जाएगा हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस। और एक और रिजर्व आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इस सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का आएगा? अच्छा आई एम सॉरी, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो था ही नहीं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रेज नहीं हुआ था। एक चीज और जो मिस हो रही थी वो थी 3,500 की लॉस इन्वेस्टमेंट पे, तो ये माइनस हो जाएगा 3,500, तो ये आ जाएगा 10,500। और इसके अलावा आएगा कैश, जो हमने लास्ट नोट दिया था, कैश इक्विवेलेंट्स, इसकी बैलेंस आएगी कि 31,000 तो ये था, बैलेंस 31,000 था, इसमें से हमने कितने का यूज कर लिया? 31,000 में ऐड हुआ 37,500, इसके बाद फिर क्या यूज हुआ? 15,000 और ऐड हुआ, 15,000 और ऐड हुआ, और इसके बाद इसमें से गया 71,500, तो ये बैलेंस हो गया 12,000। और इसको हम इतना कैलकुलेशन नहीं करके यहाँ से भी देख सकते थे कि 31,000 से हमने बचाया ही 12,000 था, बाकी सारा तो यूज कर लिया था। इसके अलावा एक और वर्किंग जो हमें इसके बाहर दे देनी चाहिए, जो हम लोगों ने शुरू में ही कैलकुलेट किया था कि हमने नंबर्स कैसे निकाले, तो वो नोट हम लोगों ने ऊपर ही दे दिया था। तो अब हमारा आंसर जो है, आई मीन बैलेंस शीट जो है, उसमें ये एक फिगर 2,62,500 शेयर कैपिटल का आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर हमने टोटल किया क्या? नहीं किया, तो कर लेते हैं। 38,000। इसके अलावा ट्रेड पेबल जो पहले से था वही है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, 56,500। पीपी हमारा जैसे का तैसे रहा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,000। इन दोनों का हम टोटल कर भी सकते हैं और टोटल मैच करा भी सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3,57,000, और ये हमारा बैलेंस शीट टैलीड है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या नया है देखते हैं। एबीसी लिमिटेड के एक्सट्रैक्ट्स निकाले हैं। 40,000 इक्विटी शेयर है, 4 लाख रुपीस का, 1,010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 इज फुली पेड का, 1 लाख का। कैपिटल रिजर्व है इनके पास 50,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 50,000 का, जनरल रिजर्व है 75,000 का, और प्रॉफिट लॉस है 35,000 का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि प्रेफरेंस शेयर को एट पार रिडीम कर देंगे और ये रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे, तो इक्विटी शेयर नया इशू नहीं करेंगे। हमको कितने का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? 1,000 प्रेफरेंस शेयर है इंटू 100 पार पे ही इशू होना है, तो 1 लाख का हमारा प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा। तो हमें CRR कितने की रेज करनी पड़ेगी? 1 लाख का,
और कैश कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1 लाख। क्योंकि कैश का यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं बताया तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और इक्विटी शेयर कुछ इश्यू करने का नहीं बताया तो पूरा का पूरा सीआरआर रेज करना है। तो पूरा का पूरा सीआरआर रेज करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज क्योंकि ये डिविडेंड के लिए फ्री नहीं होता, कैपिटल रिजर्व है वो। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड। डिविजिबल प्रॉफिट की क्या है जो यूज किया जा सकता है, 75 + 35। तो एंट्रीज यही होगी कि सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 1 लाख को डेबिट किया जाए, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किए जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाए और सीआरआर रेज कर दिया जाए। पहले जनरल रिजर्व को यूज करते हैं हर पर्पज में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा, जीआर से ज़्यादा फ्री पीएल होता है, तो जो कम फ्री होता है उसको पहले यूज कर लेते हैं। और ये हमने बोनस में बहुत बार बात किया था, इसलिए वापस से रिपीट किया हूँ। तो हमको चाहिए 25,000 रुपये पीएल से। तो ये हो जाएगा CRR 1 लाख। हो गई जर्नल एंट्री कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आते हैं 7 नंबर पे। सी लिमिटेड के पास 3000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 के, फुल्ली पेड अप। अब हमें देखकर ही क्वेश्चन ये समझ में आने लग गया कि 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 3000 × 100। द कंपनी हैड टू रिडीम दिस शेयर एट प्रीमियम, तो 30,000 का प्रीमियम देना है। इट वॉज डिसाइडेड द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग, 25,000 इक्विटी शेयर देना है। तो इसमें से कितने का, 10 का पार पे, तो 2.5 लाख का तो इक्विटी शेयर इशू हो गया। 1,000 का डिवेंचर इशू करना है। क्या करना आपने को, एंट्री करनी है, इसका इस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से कोई मतलब नहीं है। तो हमको कितने का सीआरआर रेज करना है, 50,000 का। देखिए मैंने फेस वैल्यू में से फेस वैल्यू माइनस किया, क्योंकि ये पार पे था तो जो भी है पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। तो 50,000 का अपने को सीआरआर रेज करना है। कहाँ से, कहीं बताया नहीं कि कंपनी में द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट वे रिसीव्ड इन फुल, इसकी बात कर रहा है, इसकी भी बात कर रहा है। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, तो 50,000 प्रॉफिट से निकाल लीजिए, सफिशिएंट है। सो जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री पहले एंट्री कर लेते हैं हम लोग शेयर कैपिटल इश्यू करने की। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम कुछ है नहीं, तो पूरा का पूरा 2.5 लाख जो है इसको 2.5 लाख। इसके बाद अब डिवेंचर इशू कर देते हैं। तो बैंक, इसमें भी पैसा आएगा, तो 1,000 × 100 1 लाख, 1 ही गायब हो गया। टू डिवेंचर 1 लाख। इसके बाद अब हमें सीआरआर रेज करना है, वो बाद में करेंगे। पहले हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली ऑलवेज जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएं या घर पे भी प्रैक्टिस करें तो ये ऐसे नहीं, ये तो पूरा लिखना है आपको, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये 3 लाख रुपीस, कितना था, 3,000 × 100, 3 लाख रुपीस प्रेफरेंस शेयर को डेबिट कर दें। और प्रीमियम 10% था, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 30,000 डेबिट। इसको क्रेडिट कर दें प्रेफरेंस शेयर के धारकों को, होल्डर्स को, 3,30,000। और उसके बाद सीआरआर रेज कर देते हैं, या पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। रेकमेंडेड यही है कि पहले सीआरआर रेज कर दिया जाए यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक भी दिन के लिए कैपिटल गिरे नहीं, आपका इंटैक्ट रहे। तो इसलिए ये जो क्रोनोलॉजी है ये फॉलो की जाती है कि पहले आप शेयर कैपिटल इश्यू कर दीजिए और सीआरआर रेज कर दीजिए, सो दैट एक बार के लिए भी आपका कैपिटल फॉल नहीं हो।
आप एक डेट को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, पेमेंट करेंगे और उसके बाद सीआरआर रेज करेंगे। अगर इस बीच में गैप आया तो फॉर अ टाइम बीइंग कुछ पीरियड के लिए आपका कैपिटल रिडक्शन दिखेगा, जो कि सही नहीं है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैपिटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, इसलिए जो हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। तो सीआरआर रेज कर देते हैं। यहाँ पे सीआरआर रेज करने के लिए हम लोगों के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट है। पीएल डेबिट कितना, पूरा 50,000 इसी में पड़ा है टू सीआरआर। ये कोई ज़रूरी नहीं पीएल लिखने का, आप डिविजिबल प्रॉफिट भी लिखेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन ऑलवेज नोन टर्म्स लिखने से इज होता है लिखने वाले को भी और चेक करने वाले को भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अब ये जो प्रीमियम था, इस प्रीमियम को एडजस्ट करना है। ये आप, इसके लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली करना है, ये 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। तो पहले पीएल को डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि पीएल में काफ़ी पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। 30,000 यहीं से होना भी चाहिए, प्रीमियम 30,000। इसका मतलब जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की बात सोचे कभी, तो हमको कितना, अगर ये कैपिटल रेज ना हो तब हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास 3,30,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि सीआरआर इतने का रेज होगा प्रॉफिट से या डिविजिबल प्रॉफिट से, और ये एडजस्ट होगा डिविजिबल प्रॉफिट से। बट अगर कैपिटल रेज करते हैं तब हमको सोचना चाहिए कि 50,000 तो यहाँ के लिए और 30,000 यहाँ के लिए, 80,000 ही डिविजिबल प्रॉफिट से लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। इसके लिए भी प्रॉफिट की जरूरत है, और अगर इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे तो इसके लिए भी प्रॉफिट की जरूरत है। तो दोनों को ऐड करके देखना पड़ेगा उतना प्रॉफिट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। Capital structure of a company consists of 20,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid up, and 1,008% redeemable preference share of 100 each, fully paid up. Undistributed reserve and surplus stood at general reserve 80,000, profit and loss 20,000. Investment allowance reserve out of which 5,000, not free for distribution as dividend. तो इसमें से 5,000 तो अवेलेबल है ना 10,000 में से, तो हमारे पास कौन कौन से रिजर्व हो गए, जीआर, पीएल, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये पूरा 80, ये पूरा 20 और ये 5। सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई काम का नहीं। और हमारे पास में जैसे ही सवाल देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो लगता है कि हाँ 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है। अब यहाँ पे बता रहा है कि कैश एट बैंक 98,000 है, प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इसमें 10,000 रुपया रिडीम करना होगा, प्रीमियम देना होगा, 1,10,000 रुपये लगेंगे। तो इस पर्पज के लिए directors are empowered to make fresh issue of equity share at par after utilizing the undistributed reserve and surplus, subject to the condition that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve and which should not be utilized. तो अब आपको जर्नल एंट्री देना है, बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा वो भी बताना है। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अपने को ज़रूरी है कि हम लोग ये समझ लें कि हमको कितना इक्विटी शेयर इशू करना होगा, क्योंकि कह रहा है कि मिनिमम इशू करना है आफ्टर यूटिलाइजिंग। तो हमारा पहले लिखते हैं नोट नंबर 1, कैश रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास आउटफ्लो कितना है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, और प्रीमियम इस पे ऊपर से देना है 10,000। कितना देना है, 1,10,000। अवेलेबल फंड कितना है, अवेलेबल फंड है 98,000। तो अवेलेबल फंड कैश 98,000। कितना जरूरत है, 12,000। इतने की तो हमको कैश की जरूरत है। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को मिनिमम इशू ऑफ शेयर्स कितना करना होगा,
कैपिटल इंटैक्ट रखने के लिए। तो हमारे पास अवेलेबल कितना है? जनरल रिजर्व 80,000 माइनस कह रहा है 20,000 आपको बचा लेना है इसमें से, तो 20,000 बचा लिया, 60,000 अवेलेबल है। पीएल कितना अवेलेबल है? 20,000, यही लिखते हैं ना 20,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना अवेलेबल है? 5,000। 85,000 हमारे पास है। इसमें से लेस ये जो 10,000 का प्रीमियम है, ये तो हमें एडजस्ट करना होगा ना, तो इसके लिए तो हमें पैसा चाहिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए। तो अब हमारे पास कितना अवेलेबल है? 75। लगेगा कितना? रिक्वायर्ड कितने का? हम लोगों को रिक्वायर्ड है 1 लाख का फेस वैल्यू। रिक्वायर्ड फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख। उसमें से 75 यहाँ से यूटिलाइज हो जाएगा, तो कितना रिक्वायर्ड है? 25 की हमें कमी है। तो हमें कितना इक्विटी शेयर इशू करना होगा? क्योंकि फेस पार पे बोला है, आई मीन 10 रुपया का इक्विटी शेयर है, तो 2500 शेयर्स इशू करने होंगे। और 2500 शेयर्स इशू करेंगे, 25,000 अगर रुपीज आ जाएगा तो ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो हमें लिखना होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत सवाल बना लिए। तो हमें 2500 यहाँ लिखना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड 2500। तो हमारा दोनों क्लियर हो जा रहा है, दोनों चीज़ हमें मिल जा रहा है। इससे हमें 12,000 रुपये भी जो ज़रूरत है वो मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग कि बैंक अकाउंट, सबसे पहले शेयर इशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2500 शेयर्स हमने इशू किया है 10 रुपीज़ करके। इसके बाद हम लोगों को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रेज करना चाहिए। सो दैट जनरल रिजर्व से हमने बात किया है 80,000 है हमारे पास में। तो जनरल रिजर्व में हमने बात किया कि 80,000 है हमारे पास में, उसमें से 20,000 हमें रखना है, तो 60,000 हम डेबिट कर रहे हैं। पीएल में हम लोगों के पास में 10,000 हम लोग डेबिट कर रहे हैं। क्यों 10,000 डेबिट कर रहे हैं? हमारे पास है तो 20,000, पर प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए 10,000 का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को 5,000 हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा CRR जो बात हुआ था हम लोगों का 75,000 का रेज हो जाएगा, और 25,000 यहाँ से आ गया, तो 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर को हमने कंपेंसेट कर दिया। अब हम, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल खड़ा कर लिया है, तो अब हम कैपिटल को डेबिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सॉल्व करते हुए बताया था कि एक समय के लिए भी कैपिटल इंटैक्ट रखना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, रिड्यूस नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले हमने कैपिटल को स्टैंड करा लिया। अब अगर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो हमारा कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख रुपीज़ का, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 का डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,10,000। इनको पैसा ड्यू हो गया। अब इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पे कर देते हैं। PSH टू बैंक
1,10,000 इनको देंगे। बैंक में आ गए हैं हमारे पास पैसे। अब इसमें एक ही काम रह गया हमारा, ये जो 10,000 का प्रीमियम था, इस प्रीमियम को, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो 10,000 का प्रीमियम था, इस प्रीमियम को क्रेडिट कर देने का। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000, और ये हम लोग को पीएल को डेबिट कर देने का। ये हो गया जर्नल एंट्री। अभी इसका बैलेंस शीट बनाना है, तो इसमें बैलेंस शीट तो हमको बना के दी नहीं गई, ये आइटम्स कैसे अपीयर होंगे वो बताना है। तो यही फिर से इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके नीचे पहला आइटम शेयर होल्डर्स फंड, जिसके नीचे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल हमें पता है कितना आएगा, हम लोगों का शेयर कैपिटल इसमें सवाल में कितना दिया हुआ था, 2 लाख रुपीज़ पहले से दिया हुआ था सवाल में, और 25,000 का हमने इशू किया। ये 20,000 शेयर्स दिया हुआ था और 25,000 का अभी इशू किया, तो इसको हम लोग 2,25,000 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नोट बना देंगे इसका। रिजर्व एंड सरप्लस, इसको तो हमें नोट में ही जाके पता चलेगा कितना है अभी। इसके बाद लाइबिलिटी में हमें और कुछ तो फिगर नहीं पता जो हम लोग डाल सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल के अलावा, तो हम लोग एसेट्स में चले जाते हैं। एसेट्स में हमारे पास एक ही एसेट है और उसका हेडिंग होगा करेंट एसेट्स, और उसके अंदर में होगा कैश एंड बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाम तो शेड्यूल 3 के हिसाब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये लिखेंगे और इसको नोट 3 देंगे। ये रिकमेंडेड है कि यहाँ पे वर्किंग बैलेंस शीट के फेस पे मत करिए। अब हम लोग इसका नोट्स बना देते हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या नोट्स टू बैलेंस शीट, जैसा भी लिखना है दोनों ही चलेगा। पहला नोट है शेयर कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each plus 2,500 equity shares of 10 each, 2,25,000, 2,25,000। There will be no problem अगर हम इसको सीधा 22,500 इक्विटी शेयर्स लिखें, दिस विल ऑल्सो बी गुड थिंग। और इसको अगर आपको दिखाना है तो ब्रैकेट में दिखा सकते हैं 20,000 प्लस 2,500। देन कम्स रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेकेंड नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 1 CRR, कितने का रेज किया हमने CRR 75,000 का। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोगों को कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम रेज हुआ था हम लोगों का, सवाल में दिया हुआ है, रेज हुआ नहीं था, सॉरी। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोगों को 2,000 का रेज हुआ था, तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को एज इट इज कैरी करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जो ऑलरेडी 5,000 रुपये का नॉट फ्री था, वो वाला अभी भी बचा हुआ है 5,000। और इसके बाद हमारे पास में है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना रखा हम लोगों ने बचा के, सवाल में बोला गया था कि 20,000 रुपये आपको बचा के रखना है, और उस 20,000 को हमने बचाए रखा। और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लोग के पास में 20,000 थे और दोनों यूटिलाइज हो गए 10-10 करके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ नहीं बचा। तो बचा हमारे पास 20, 2, 5 और 75, 81, 1,02,000। तो 1,02,000 और 2,25,000। और थर्ड नोट है हमारा शेयर कैपिटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस जो है वो है, हम लोगों के पास था कितना
क्वेश्चन में था हम लोगों के पास में 98,000, यहाँ पे 98,000 था, और उसके बाद हम लोगों को इक्विटी शेयर इशू करके 25,000 मिला, और उसमें से हम लोगों ने 1,10,000 रुपये पेमेंट कर दिए प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन पे। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचेगा 2,000, 13,000। तो हम लोगों के यहाँ पे 2 नंबर में आ जाएगा 1,02,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस, और कैश का 13,000। बस इसकी टोटल तो होगी नहीं। ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। 9 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, फिर आप इसका जर्नल एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपको मन करे तो आप इसका बैलेंस शीट भी सवाल के हिसाब से बनाइए। तो क्वेश्चन है कि XYZ लिमिटेड 31 दिसंबर 2001 को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 70 पेड। तो पहला चीज तो ये देखते ही मुझे समझ में आ गया कि 30 को हमें कॉल करके पेमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। तो ये 1 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 20 लाख का CRR ऑलरेडी है, जनरल रिजर्व 5 लाख रुपीज का है, और बैंक 15 लाख का है। Under the terms of their issue, preference share are redeemable on 31st March 2002 at 5% premium. In order to finance the redemption, the company makes a right issue of 50,000 equity share of 100 each at 1,110 per share. 20 being payable on application, 35 including premium on allotment, and the balance on 1st January 2003. ठीक है, the issue was fully subscribed and allotment made on 1st March 2002. The money due on allotment were duly received by 31st March 2002. तो allotment तक का पैसा मिल चुका है। Preference share were redeemed after fulfilling the necessary condition of Section 55 of Companies Act 2013. आपको जर्नल एंट्रीज दिखाना है। तो इस केस में सबसे पहले तो हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेड अप करना होगा। तो हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा 30 रुपीज को, क्योंकि कॉल्ड अप है नहीं यहाँ पे। तो कॉल करने की एंट्री क्या होती है? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल, डेबिट 30 रुपीज इंटू 50,000 शेयर्स, इंटू 50,000 शेयर्स, तो ये हो जाएगा 15 लाख रुपीज। और कैपिटल क्रेडिट होगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इस सवाल पे ही आपको समझ लेना है कि अब ये 35 लाख का शेयर कैपिटल नहीं रहा, अब ये 50 लाख का बन गया। 35 लाख का पहले से था और 15 लाख का आपने नया क्रेडिट किया, तो दोनों मिला के 50 लाख का हो गया। अब ये क्योंकि आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के लिए पहला है कि उसको फुल्ली पेड अप बनाना है, तो ये आपने उसको फुल्ली पेड अप बनाया है। अब यहां से अब शुरू होगा कि हमें इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना है। कितने का? पूरे सवाल में अब मेन पार्ट यही है कि हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना है। क्वेश्चन में बता रहा है, मैंने बड़ा इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। तो 50,000 इक्विटी शेयर रेज करने हैं 100 के, कितने पे? 110 पे। अब ये राइट इशू है या नॉर्मल फर्दर इशू है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारा तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग रेज करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करना है हमें और बैंक को डेबिट करना है, यही बेसिकली हमको नेट में एंट्री करनी है। लेकिन इसका ब्रेकअप ये है कि पहले हमें 20 रुपये एप्लीकेशन मिलेगा। तो हमें सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करना है, बैंक को डेबिट करना है और इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन को क्रेडिट करना है। वो है कितना? तो हमें मिला है 20 रुपीज इंटू 50,000 शेयर्स, तो 20 इंटू 50,000 शेयर्स, तो ये 10 लाख रुपीज
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमने ड्यू कर लिया, हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया हमें। अब हम इसे कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन खत्म और कैपिटल में कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। क्योंकि 31 मार्च, अच्छा ये एक एंट्री खत्म हो गई। अब ये बता रहा है कि 31 मार्च 2002 के पहले जब हमको शेयर रिडीम करना है, उसके पहले अलॉटमेंट भी मिल चुका, तो हम अलॉटमेंट को भी ड्यू भी कर लेते हैं इस डेट के पहले। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम ड्यू कर रहे हैं, मतलब अलॉटमेंट को डेबिट कर रहे हैं। अलॉटमेंट हमारा डेटर हो गया, हमको पैसा देगा कितना रुपया, 35 इंटू 50,000, ये कितना आएगा 17,50,000। ये जो अलॉटमेंट पे पैसा है इट इंक्लूड्स प्रीमियम ऑल्सो, और प्रीमियम कितना था, 100 रुपए के शेयर थे, 110 में इश्यू किया था, ये जो 10 रुपया प्रीमियम था वो 10 रुपया इधर घुसा हुआ है, तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला। प्रीमियम कितना, 10 इंटू 50,000 मतलब 5 लाख। कैपिटल कितना है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000। अब ये पैसा भी हमें मिल गया तो पैसा भी ले लेते हैं, पूरा मिल चुका है, कोई कॉल इन एरियर नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो अलॉटमेंट ड्यू था वो खत्म हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना 17,50,000 पूरा मिलेगा, पूरा अलॉटमेंट खत्म हो जाएगा। अब हम लोग को करना है क्या, अब हम लोगों को, क्योंकि अब हम लोगों के रिडेम्पशन का टाइम आ रहा है, तो रिडीम करने के पहले हम लोगों को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व रेज कर लेना चाहिए। हमने कितने का शेयर कैपिटल रेज किया है, तो हम देखेंगे कि जिस डेट को अब हम रिडीम करने जा रहे हैं यानी 31 मार्च 2002, उसी डेट को रिडीमेबल था ना, उस डेट तक हमने कितने का शेयर कैपिटल रेज कर लिया, तो हमने रेज कर लिया इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और ये 12,50,000। तो हमको करना कितना है, हमारा कितने का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है, 50 लाख का, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा 50 लाख का रेज हो रहा है। हम लोगों का ऑलरेडी कैपिटल कितना रेज हो चुका रिडेम्पशन के टाइम में, माइनस 10 लाख ये वाला और 12 लाख ये वाला, ये दोनों बार कैपिटल हमारा क्रेडिट हो चुका है, कैपिटल हमारा रेज हो चुका, तो 22,50,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 27,50,000 का हमको इक्विटी शेयर कैपिटल इस डेट तक स्टैंड नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो ये पैसा हमको कहाँ से लाना पड़ेगा, इतने का हमको फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रेज करना होगा, क्योंकि फ्रेश इश्यू से इतना ही हम रेज कर पाए। ये 27,50,000 कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, एक तो है हमारे पास जनरल रिजर्व, इससे हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रेज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया नहीं है तो उसको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग जनरल रिजर्व को डेबिट कर लेते हैं 27,50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट कर लेते हैं 27,50,000। अब हम प्रेफरेंशियल कैपिटल को डेबिट कर सकते हैं। तो 27 अब हम लोगों को प्रेफरेंशियल कैपिटल को डेबिट करना है, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख, प्रीमियम है इसमें 5% का ना, प्रीमियम था ना 5%, तो 5% आएगा 2,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 52,50,000। अब इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 52,50,000। ये जो प्रीमियम है 2.5 लाख का, इसको हम सेट ऑफ करेंगे किससे,
जनरल रिजर्व से डिविजिबल प्रॉफिट तो यही अवेलेबल है हम लोगों को, तो ये एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ, GR 2,50,000 टू प्रीमियम 2,50,000, ये हो गई जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नया चीज़ क्या देखा कि उस डेट को हमारे पास कितना शेयर कैपिटल रेज हो पाया, वही हम लोगों को लेना है। अनलाइक बाकी सवाल में फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे थे, तो जितना भी हम लोगों का इक्विटी शेयर था पूरा हम रेज करने एक साथ में रेज कर रहे थे। यहाँ क्योंकि पार्ट पार्ट में आ रहा था, तो जितना हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू रेज हो गया कैपिटल, उतने को माइनस करके हमने बैलेंस का CRR क्रिएट कर दिया। अब इसकी बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल दिखा सकते हैं कितना आएगा। शेयर कैपिटल ऑलरेडी 1 करोड़ है और 22,50,000 रुपये का 10 लाख इधर, 10 लाख इधर और 12.5 लाख इधर क्रेडिट हो गया, तो 1,22,50,000 हो जाएगा, जिसमें दो तरह के इक्विटी शेयर आएंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर आएंगे जो 100% फुल्ली पेड होंगे, 50,000 ऐसे शेयर्स आएंगे जो 100 के होंगे, लेकिन उसमें से हमने कितना रुपया ले चुके हैं हम, 25 यहाँ और 20 यहाँ, तो 45 हमारा पेड अप है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर तो गायब हो जाएगा बैलेंस शीट से, तो दो इक्विटी शेयर आ गए। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 20 करोड़ लाख था और इसके साथ साथ नया 27,50,000 आ गया, तो टोटल 47,50,000 हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले से ही हमारे पास 5 लाख की थी, और अभी जो हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किया, यहाँ पे हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख का क्रेडिट किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 10 लाख हो जाएगा। और जनरल रिजर्व जो हमारे पास 50 लाख का था, इसमें से 2,50,000 तो ये वाला माइनस हो जाएगा, और 27,50,000 ये माइनस हो जाएगा, तो 27,5 प्लस 250 यानी 30 लाख माइनस हो जाएगा, तो ये 20 लाख बचेगा। ये हम ये 20 लाख की जगह 47,50,000 हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो 10 लाख हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,22,50,000 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। बैंक जो है, बैंक कैलकुलेट करना है 15 लाख यहाँ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया क्योंकि 15 लाख है, इसमें आपको पहले प्रेफरेंस शेयर के पैसा मिले 10 लाख रुपया, हम सॉरी 15 लाख रुपया मिलेगा ना, हम लोग 15 लाख रुपया कॉल किए थे शुरू में ही प्रेफरेंस शेयर पे, 15 लाख रुपया हमें मिला था। एक एंट्री हमारी यहाँ पे शायद छूट गई मुझे लग रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे जब हमने कॉल किया था तो यहाँ पे पैसा भी आएगा, तो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनल कॉल आएगा 15 लाख का। सॉरी यहाँ पे एक एंट्री मिस हो गई क्योंकि कैश की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो ये एंट्री छूट गया। ये ड्यू किया, इसको हमने कॉल भी कर लिया, पैसा रिसीव भी कर लिया, तो इस 15 लाख में ये 15 लाख ऐड होगा, प्लस ये 10 लाख का एप्लीकेशन मिला वो ऐड होगा, 17,50,000 का अलॉटमेंट मिला वो ऐड होगा, और माइनस होगा जो हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 52,50,000 रुपीज़ दिया। तो ये जो बैलेंस आएगा हम लोगों का, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, वो बैंक बैलेंस हमारा नया खड़ा हो जाएगा। ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वीडियो को बैक करके आप फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और बैलेंस शीट बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस शेयर के चैप्टर को कंप्लीट मानते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में लिख के भी बता सकते हैं हमें यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में डालिए, हम लोग उसका रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।